विद्यार्थियों, आज की क्लास में नेट हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे आधुनिक काल से। और आधुनिक काल का जो चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसका हिंदी गद्य का उद्भव और विकास के नाम से उसका पहला चैप्टर है। लेकिन उसका जो मेन टाइटल है उसका नाम है आधुनिक काल। आपने नेट का सिलेबस देखा होगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा, और अगर संभव हो तो आप इस किताब का भी यूज कर सकते हैं। ये फोटो इसमें उल्टा आ रहा है क्योंकि मेरा कैमरा उल्टा है, लेकिन इस किताब का नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ स्लेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं लेक्चरशिप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की परीक्षा के सेकंड पेपर के लिए ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज ने इसको छापा है। और ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अगर आप इससे पढ़ना चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं आप। ये किताब वो बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं है, 250 रुपये की किताब है। और ये रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी आपको आराम से। और ये साहित्य भवन 7 साइटी सिकंदरा औद्योगिक नगर आगरा से प्रकाशित हुई है। इसने इसका एड्रेस भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है। तो आप आराम से इस साहित्य भवन पब्लिशर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आराम से मंगा सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि पुस्तक रहेगी तो उससे क्या होगा कि आपको पढ़ने का सिलसिला भी बनेगा। और पुस्तक शायद हम लोग पढ़ना धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं सब लोग, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सिंपल भाषा में आधुनिक काल को समझने का प्रयास करेंगे, और जो साहित्यिक जो परिभाषाएं दी गई उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता चलूंगा। और हम आधुनिकता बोध और मध्यकालीन बोध के भेद को भी समझेंगे। भक्ति काल या रीतिकाल जिन दोनों को मिलाकर के हम मध्यकाल कहते हैं, उसकी चेतना में और ये आधुनिक काल की जो चेतना है उसमें आखिर क्या परिवर्तन घटित होता है। और भक्ति की जो कविता है उसका बोध क्या है, और आधुनिक काल की जो कविता है उसका बोध क्या है, भाषा के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, संरचना के स्तर पर। तो आपके जो पाठ्यक्रम में शामिल है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप एकदम समझिए कि रट लीजिए। आप जितना उनको पढ़ेंगे, जितना उनको समझेंगे, आपकी समझ लगातार स्वतः स्वतः सने सने बढ़ती चली जाएगी। तो आचार्य शुक्ल ने इस चौथे काल को, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, उसको आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में क्या नाम दिया है? गद्य काल नाम दिया है। और 19वीं शताब्दी से 1980 तक का समय, यानी कि जो आज समकालीन तक मान सकते हैं, तो गद्यकाल नाम किसने दिया है? आचार्य शुक्ल ने दिया है। वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने दिया था। आधुनिक काल राम कुमार वर्मा ने दिया, और आधुनिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। ये साहित्यिक परिभाषाएं हैं। लेकिन देखिए, आधुनिकता की शुरुआत जो मानते हैं वो औपनिवेशिक, जिसे आप कहते हैं ना अंग्रेज साम्राज्य, ब्रिटिश हुकूमत, कॉलोनियल सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो बंगाल के मार्फत पूरा हिंदी प्रदेश या पूरा भारतीय प्रदेश में फैलता है। और वो चेतना किस प्रकार से भारतीय समाज में आधुनिक विचार को लेकर आती है? राजा राम मोहन राय, तमाम बंगाल के जो विद्वान थे उस दौर के, उन्होंने सामाजिक परंपराओं का उस तरह से विरोध किया जो कि स्त्रियों के विकास या स्त्रियों के जीवन में तमाम तरह की जड़ता पैदा कर रही थी, उनके जीवन को बाधित कर रही थी। उसके बाद अंग्रेजों के साथ भी ये था कि अंग्रेजों ने जब अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और शासन उनके हाथ में आ गया था, आपको मालूम ही होगा कि पहले राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में भारत की राजधानी अंग्रेजों ने दिल्ली को बनाया था। उससे पहले कलकत्ता ही हुआ करती थी, जिसको हम आजकल कोलकाता कहते हैं, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। बाकी कोलकाता पहले उसका नाम था। ठीक है, तो भाई उसकी राजधानी थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तमाम चीज़ें वहीं स्थापित की, शिक्षा को लेकर काम करना शुरू किया। और अंग्रेजी पढ़ने वाले तमाम लोग उस दौर में अंग्रेजी पढ़ करके, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उस दौर के जो तमाम लोग थे उन्होंने लंदन जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजी के विद्वान थे। सुभाष जी तो खुद आईएएस ऑफिसर थे, नौकरी छोड़ दी अंग्रेज ज़माने में। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी और बांग्ला, और फिर किस प्रकार से पश्चिम का साहित्य और भारतीय साहित्य या यहाँ की परंपरा को जब उन्होंने कंपेयर किया कि वहाँ का समाज इतना फ्री है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें नहीं है, तो उन्होंने सोचा है कि आखिर ये हम गुलाम क्यों हैं फिर। तो वहीं से
चेतना पैदा होती थी इस उपनिवेशवाद के खिलाफ में, इस अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ में। और भारत की आज़ादी के लिए तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना योगदान दिया। तो इस औपनिवेशिकवाद के अंदर से ही कहीं की आधुनिकता का आविर्भाव भी होता है। अंग्रेजी भाषा, आधुनिक चेतना, वैज्ञानिक आविष्कार, तकनीकी आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस का आना, बहुत सारी चीजें इसके केंद्र में आती है। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमी विचार का आना, महात्मा फूले से लेकर तमाम लोग, उस दौर के जो तमाम क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने, समाज सुधारक थे, उन्होंने कहीं न कहीं इस चीज को समझने का प्रयास किया। और ये कहते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है समाज में। और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि उसमें नया नया विचार आने लगता है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल ने इसको गद्यकाल कहा। और देखिए गद्य का भी जन्म होता है, मैंने कहा ना, ये आपकी हिंदी कहानी, उपन्यास, जो सारी आधुनिकता है, वो उसका आविर्भाव यहीं से होता है। और गद्य का आविर्भाव होने के साथ साथ सब कुछ शुरू होता है। और देखिए गद्य साहित्य भी जो उपेक्षित था, आधुनिक काल में, इस काल में लिखा जाने लगा। इस काल को आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त है। तो ये बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यता है, और इसको आधुनिक काल ही कहा जाना चाहिए। आधुनिक काल मतलब आधुनिक होना। मैंने कहा ना कि धर्म की जगह विज्ञान ने ले ली, आस्था की जगह तर्क आ जाता है। तो ये जो वैज्ञानिक आविष्कार शुरू हो जाते हैं। देखिए मध्यकाल की चेतना ये थी कि लोग ये विश्वास नहीं करते थे कि मशीन से आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस समय धर्म की आस्था, चमत्कार, तमाम चीजें काम करती थी। इसलिए आदमी इस बात का यकीन नहीं करता था कि टेलीफोन भी आएगा, कभी आदमी आविष्कार करेगा और हम फोन करेंगे और कुछ भी चीज आ जाएगी। आज हमारे पास मोबाइल है। और विज्ञान जिस तरह से उन्नति कर रहा है, आने वाले 20-25 साल में पता नहीं क्या होगा, किस तरफ जाएंगे हम, आप सिर्फ उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। यस। तो विज्ञान और तकनीक के इस विकास ने किस प्रकार से बाकी सारी चीजों, यानी मनुष्य को एक साइंटिफिक टेम्पर दिया, उसको एक वैज्ञानिक सोच दी। वो किसी भी बात को सिर्फ मैंने कहा, किसी पंडित ने कहा, किसी मौलवी ने कहा, किसी ज्ञानी ने कहा, उसलिए नहीं मान लेना है। बुद्ध ने कहा ना, किसी की बात नहीं मानना। आपका दिल क्या कहता है? न वेद से, न पुराण से, न शास्त्र से, न लोक से, किसी से भी मत डरना। बाणभट्ट ने कहा ना, जो आपके भीतर को जो भाव है उसको समझने की कोशिश करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट का जो उपन्यास उनका है, जो 1946 में छपा था और आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, उसमें यही बात बोलते हैं कि किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही हैं और आप तर्क के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ अगर अपनी बात कह रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो आचार्य शुक्ल का मत है। और वल्लभाचार्य जी ने पुत्र गोसाई विठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडल नामक एक ब्रज भाषा ग्रंथ लिखा, जिसकी भाषा अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित है। अब हिंदी गद्य का उद्भव और विकास के बारे में बता रहे थे। उसमें वल्लभाचार्य के पुत्र ने कोई किताब लिखी थी, उसमें गद्य में। मैंने कहा जब उसमें गद्य का कोई अस्तित्व नहीं था, बस बनने वाला था। इसके बाद में वार्ता साहित्य की रचना शुरू हुई थी, जो गद्य में थे। 84 वैष्णव की वार्ता का नाम सुना ही आपने। तो 262 52 वैष्णव की वार्ता है। तो इस तरह से गोसाई गोकुलनाथ है, इनके अनुयायियों ने फिर विस्तार किया। फिर 84 वैष्णव की वार्ता आती है, फिर 252 वैष्णव की वार्ता आती है। तो गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन व्रत है। मैंने कहा कि मतलब उसमें समझे कि गद्य किस प्रकार का हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया था। तो जो वल्लभ संप्रदाय था, जिससे हम कृष्ण की भक्ति की बात जहाँ होती है, उस संप्रदाय में तमाम लोग इस पर विचार कर रहे थे, या इस तरह से अपनी बात कर रहे थे। गोकुलनाथ के अमृता वचन पर आधारित है, उसको लिपिबद्ध करते हैं इनके शिष्य बाद में, श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरिहर। तो ये सब ब्रज भाषा से ऊपर निकल करके आगे की बात तब बढ़ने लगते हैं। और 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 17वीं शताब्दी वो समय जब ब्रज और रीतिकाल का समय है, जहाँ गद्य का कोई नामो निशान नहीं है। कह सकते हैं कि आधुनिक विचार के आने का कोई नामो निशान नहीं नजर आता है। सारे कवि राजा महाराजाओं के रंग महलों में, उनकी यशोगान में लगे हुए थे, उनकी रानियों की देह में सुंदरता ढूंढ रहे थे। उनको जो खेत में जो मेड़ पर काम कर रही थी महिला, जो मजदूरी कर रही थी, उसके यहाँ सुंदरता नहीं दिख रही थी उसको। आधुनिक काल का कवि यहीं पर उस आम आदमी के साथ खड़ा होता नजर आता है, उसकी चेतना को काव्य में प्रतिष्ठित करता है। कहा ना कि प्रेमचंद ने नायक का पूरा स्वरूप बदला। उनका नायक कौन सा है? आम आदमी, जो कि
कोई पत्थर उठा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, उनका नायक राजा महाराजा नहीं है। यस। नवादास रचित अष्टयाम जो 1603 में आई थी, ब्रजभाषा गद्य में है, जिससे भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है ना। इस अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, 1603 में आई थी, और गद्य की उसी तरह की रचना है। ठीक है, अष्टयाम नवादास। फिर अगहन महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल का 1627 ईस्वी में। वैशाख महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल, ये भी उन्हीं की है, ये भी 1627 की है। फिर नासिकेतोपाख्यान 1800 में आती है। बेताल बत्तीसी सूरती मिश्र की 1710 में। आईने अकबरी भाषा वाचिका लाला हीरालाल की 1795 में। यानी कि मतलब उसमें समझे कि जिस प्रकार से आधुनिकता भारत में आ रही थी, उसी प्रकार से गद्य भी कहीं न कहीं अपने बनने की प्रक्रिया या अपने बनने के प्रोसेस में जा रहा था। उसमें बना हुआ कुछ भी नहीं था। तो ये कुछ-कुछ रचनाएँ हैं। और गद्य लिखने की परिपाटी का विकास देखिए भक्ति साहित्य से ही होता है किस तरह से, लेकिन कहते हैं ना कि परंपरा उसी के अंदर से फूटती है। टी.एस. इलियट जो अंग्रेज विद्वान था, बहुत बड़ा कवि कवि था, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसने बार-बार कहा कि परंपरा के भीतर से ही सब कुछ नया नई परंपरा फूटती है, और हम सब कोई उस परंपरा से ही जुड़े, उस नाभि से जुड़े रहते हैं हमेशा। तो इस तथ्य को भी समझने की आवश्यकता है कि आधुनिकता भी परंपरा की पीठ पर सवार होकर ही आ रही थी, उससे बाहर कहाँ आएगी। फिर देखिए जानकी प्रसाद द्वारा रचित रामचंद्रिका की टीका 1817 की भाषा भी अशक्त एवं अव्यवस्थित है, लेकिन वो भी थोड़ी थोड़ी हिंदी गद्य की तरफ ही बढ़ रही थी। और खड़ी बोली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बता रहे हैं गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा, और इस कृति की रचना सम्राट अकबर के समय हुई थी। फिर 1741 में राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ, ये क्या है, साफ सुथरी खड़ी बोली में बता रहे हैं। कौन सा है? राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ, ये 1741 में आया, छपी थी, और ये नेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। और राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार, आप जानते हैं पंजाब में दरबार में थे, कि मुंशी सदासुखलाल लल्लूलाल से 60 वर्ष पहले ही खड़ी बोली का परिमार्जित रूप हमारे सामने आता है। बाकी तो मुंशी सदासुखलाल और लल्लूलाल ने इसको किया, लेकिन भाषा योग वशिष्ठ में राम प्रसाद निरंजनी ने उनसे 60 साल पहले ही कुछ कुछ भाषा को परिमार्जित करने का प्रयास किया, यानी कि खड़ी बोली का कुछ कुछ स्वरूप हमारे सामने आता है। हम इसके स्वरूप को, इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। ठीक है। युक्त गद्य आचार्य शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक परिमार्जित है, और आचार्य शुक्ल ने इस किताब को बहुत अच्छा गद्य माना, उसको इसके बारे में अच्छा व्यू दिया है। आचार्य शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना, और ये भी नेट में आता रहता है कि आचार्य शुक्ल हिंदी का पहला गद्य प्रौढ़ लेखक किसको मानते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? राम प्रसाद निरंजनी। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात को लिखा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मतलब क्योंकि हम जब भाषा या उद्भव की बात कर रहे हैं, हिंदी गद्य के उद्भव और विकास की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि पहला गद्य पर परिमार्जन लेखन कौन कर रहा था। इस तथ्य को भी समझना जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य की जिन महत्वपूर्ण कृतियों का जिक्र अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुई थी, जो कि हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास के रूप में हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और बाद की इतिहास लेखन की परंपरा में उस किताब को पढ़े बगैर, उस किताब को समझे बगैर आप आगे की परंपरा को समझने का अगर दावा करते हैं या कोई इस प्रकार की बात करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बात होती है। इसलिए उस किताब से गुजरना भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब गुजरना ही है हमें। अगर हिंदी साहित्य को समझना है, हिंदी आलोचना को समझना है, भक्ति काल को समझना है, आदिकाल को समझना है, आधुनिक काल को समझना है, और शुक्ल जी जैसा व्यवस्थित आचार्य जो कि बगैर पूर्वाग्रह के अपनी राय प्रदान करता है और बड़े ही नाप तोड़ के साथ अपनी बात कहता है,
यस। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है, बताया हमने अभी। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी की है, 1741 में बात की थी। पद्म पुराण का भाषानुवाद पंडित दौलत राम, 1766। मुंडोवर का वर्णन ज्ञात है, 1773 या 83 में है। सुख सागर मुंशी सदासुख लाल, 1818 में। प्रेम सागर लल्लू लाल की है, 1800 में। नासिक के दोपाख्यान सदल मिश्र की है, 1800 में। रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र इंशा अल्लाह खान की, 1800 में। ये तीनों ही कृतियां इन पर तो हम बार बार पढ़ते भी रहते हैं। तो हिंदी की पहली कृतियां, इसलिए शुक्ल जी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इनका ज्यादा महत्व हमारे सामने स्पष्ट करने का वो प्रयास करते हैं। अब देखिए लल्लू लाल क्या थे। लल्लू लाल जी का जन्म आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे, और फोर्ट विलियम कॉलेज, आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था, है ना, वहां पर हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। और गिलक्रिस्ट के आदेश में इन्होंने हिंदी खड़ी बोली से में गद्य में प्रेम सागर की रचना की थी। भागवत भागवत की दशाम स्कंद की कथा वर्णित है। लल्लू लाल जी ने इस कृति में अरबी फारसी के शब्दों से परहेज किया है। इसमें उर्दू की कुछ पुस्तकें हैं, सिंहासन बत्तीसी, बेताल बत्तीसी, शाकुंतला नाटक और माधुनल। लल्लू लाल की ने बिहारी सत्सई की टीका भी लिखी, इसका नाम है लाल चंद्रिका। कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने के बाद आगरा ले आए थे। इस प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। तो प्रेस मतलब कुछ छापने का काम भी करते थे, और पुस्तकें छापने का काम भी किया, और नौकरी भी करते थे, तो सारा काम किया, और लेखक भी थे, तो सारा काम करते रहते। फिर दूसरे हैं सदल मिश्र, भी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में ही थे। इन्होंने भी कुछ ग्रहण करके विचार नासिक के तो पाख्यान की रचना की थी, और ब्रज भाषा के साथ साथ मैंने कहा ना कि आधुनिक खड़ी बोली की तरफ बढ़ रहे थे। देखिए मनुष्य हमेशा कहते हैं ना, अग्रगामी विचारों की तरफ जाता है, हमेशा अतीत के विचारों की तरफ नहीं जाता। आगे बढ़ने के लिए वो जो कुछ नया आ रहा होता है हमारे सामने, हम उसको ग्रहण कर रहे होते हैं। फिर ये मुंशी सदासुख लाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने विष्णु पुराण उपदेशात्मक प्रसंग से लेकर एक पुस्तक का निर्माण किया, और हिंदी में श्री भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर के नाम से किया। ये भी इन्हीं के साथ थे। इंशा अल्लाह खां जो उर्दू शायर शायर थे, वो दिल्ली के उजड़ते हुए लगे, और दिल्ली के उजड़ने के बाद आप जानते हैं 1857 के बाद दिल्ली उजड़ जाती है। तभी तो अंग्रेज कलकत्ता राजधानी बनाते हैं ना, तो ये उसके बाद लखनऊ चले जाते हैं। और एक जमाना था, दिल्ली की अपनी एक दुनिया थी, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़ा ऐशो आराम था, समृद्धि थी, सब कुछ था। लेकिन वक्त की बस यात्रा है, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो फिर वहां से वो निकल जाते हैं। पुरानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र 1800 में लिखते हैं। इस तरह से हिंदी गद्य की अपनी शुरुआत हो रही थी, हिंदी गद्य का विकास हो रहा था। और देखिए ये भी समय था कि जब भारतेंदु का जन्म तो 1850 में होता है, तो बाद में आते हैं वो। तो उससे पहले का जो समय, उसमें किस तरह से गद्य अपनी दुनिया में आकार ग्रहण कर रहा था, और मुंशी सदासुख लाल को हिंदी गद्य का प्रवर्तन करने वालों में स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मुंशी सदासुख लाल को मतलब हिंदी गद्य का प्रवर्तन जो होता है ना, कि मतलब उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। और ये सब कुछ 1800 के आसपास हो रहा था। देखिए 1800 के आसपास में अंग्रेजों का साम्राज्य जम चुका था, और सब कुछ समझे कि स्टेब्लिश हो चुका था। तो ये समय था, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज साम्राज्य और भारतीय जो तमाम राजा महाराजा थे, वो अपनी दुनिया में मग्न थे, और वो सारे युद्ध चल रहे थे। कुछ कुछ रियासतों पर भारतीय राजाओं का राज था, जिन्हें अंग्रेज धीरे धीरे जीत रहे थे। और ईसाई धर्म प्रचारकों में से एक विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद, बांग्ला का अनुवाद कराया। उसने ये भी काम शुरू होता है, हिंदी को इस तरह से भी प्रचार प्रसार मिलता है। और उसकी भाषा बड़ी सरल और बहुत ही सिंपल है। देखिए अंग्रेजी राज्य में क्या होता है कि जो कचहरी, जो हमारी कोर्ट कचहरी की हम बात करते हैं, उसकी भाषा उसमें फारसी हुआ करती थी, और कामकाज की भाषा भी थी। तो कुछ प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं से सर सैयद अहमद का ने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध भी किया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के पक्षपाती थे। देखिए ये भी एक दौर था कि मध्यकाल के इतिहास को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि पूरा मुस्लिम राज साम्राज्य था, तो जाहिर सी बात है अरबी फारसी उसी भाषा का प्रभाव था, राजकाज की भाषा वही थी। तो अब क्या है कि अंग्रेज आ गए हैं, तो आधुनिकता का भी आविर्भाव होता है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या होता है कि नया पूरा
सब कुछ शुरू हो रहा था, मुस्लिम साम्राज्य लगभग खत्म हो चुके थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य के पतन के बाद जाहिर सी बात है कि अरबी फारसी का प्रभाव कम होने लगता है, और अब ये स्थिति आने लगती है आधुनिक काल में कि जनसंख्या के आधार पर सारी चीजें तय होने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे ही, तो पूरा गणित किस प्रकार से बदलने लगता है और आधुनिक चेतना एक नई भाषा और एक नए प्रवाह के साथ ग्रहण करती है, और कहीं न कहीं खड़ी बोली का प्रभाव आने का कारण भी ये रहता है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी हिंदी की बात करते हैं और अंग्रेजों के कृपा पात्र भी थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम उर्दू और फारसी को हटा करके जाहिर सी बात है कि हम हिंदी की बात करेंगे, और हिंदी का ही उन्होंने अदालतों में स्थापित करने की बात कही। और शुक्ल के अनुसार अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को स्थान देना पड़ा, और अदालतों की भाषा चाहे उर्दू थी, सब कुछ था, लेकिन लोग की भाषा, जन की भाषा, बहुसंख्यक की भाषा जब हिंदी थी, तो हिंदी को ही आपको स्वीकार करना पड़ा है, हिंदी को ही स्वीकार करने की आवश्यकता थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। तो ये देखिए किस प्रकार से सारी चीजें बदल रही थी, और ये आधुनिक काल में जो पाकिस्तान या मुस्लिम राष्ट्र की जो मांग उठती है, उसके पीछे भी कुछ न कुछ ऐसे ही कारण बनते हैं, क्योंकि जो तमाम मुस्लिम जो जागीरदार जमींदार थे, वो किसी भी रूप में अपने आप को सेकेंडरी नहीं मानना चाहते थे। आप इतिहास में अगर कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता होगा कि मुस्लिम जो लोग थे हमेशा शासक वर्ग रहा है। तो शासक वर्ग जब कोई रहता है, तो उसका एक अलग ही तरह का इलीट माइंडसेट होता है, और उसको एक कॉमन आदमी में आप बदलेंगे और उसको सेकेंडरी बनाएंगे, तो वो बनने को तैयार नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान की जो मांग करने का पूरा जो क्रम चलता है उसमें, और इतने सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, उसके पीछे यही कारण था, जो एक इलीट जो माइंड था, उसने इस बात को जगाया, और उसका उसका नुकसान न जाने कितने लोगों को भुगतना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत जब आज़ाद हो रहा था, तो आपको पता होगा कि हैदराबाद जो मुस्लिम स्टेट था, उसने कहा हम पाकिस्तान में जाएंगे। बाद में सरदार पटेल जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने सेना भेजकर बकायदा लड़ करके उनको खत्म किया, और तब जाके भारत में मिला। जूनागढ़ का नवाब भाग गया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान। कश्मीर की स्थिति आप जानते ही, आज भी वो वहाँ मामला उलझा हुआ, फंसा हुआ है वो। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की जो बात जब हम करते हैं, तो मुस्लिम समाज को बाकी लोगों के साथ किस प्रकार से घुलने मिलने की जब आवश्यकता होती है, तो यानी कि इस्लाम को सबसे ऊपर रखते हैं। और जब आप धर्म को सबसे ऊपर रखेंगे और बाकी चीजों को नीचे रखेंगे, तो कहीं की समस्या खड़ी होती है फिर। और तमाम जो मध्य पूर्व के जो देश है आज, जहाँ आप अगर थोड़ा बहुत न्यूज सुनते होंगे तो पता होगा, सीरिया से लेकर तमाम लोग लड़ रहे हैं, जहाँ रोज बम फूट रहे हैं। पाकिस्तान को ही देख लीजिए आप, न कोई विकास है, न इतनी अशांति है। मैं कंपेयर करके ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन भारत की स्थिति बहुत अच्छी है अगर वहां से कंपेयर करेंगे आप। तो उस चीज को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं अपनाएंगे और उस लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती और समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हम अतीत की उन किताबों के सहारे वर्तमान की चेतना का निर्माण नहीं कर सकते। अगर समय बदला, समाज बदला, तो उन किताबों की भी पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है। उनके भीतर से अच्छा अच्छा लेना है, और जो हमारे काम का नहीं उसको छोड़ने की आवश्यकता है। और जो समाज इस आधुनिक चेतना के साथ अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो अतीत की खुदाई करता रहेगा और आपस में लड़ता रहेगा, मरता रहेगा, और समाज को कोई नया विजन नहीं दे पाएगा। तो ये हिंदू, फिर बाद में हिंदी उर्दू का संघर्ष आपको पता है कि राष्ट्रवाद में तब्दील होता है, और फिर बाद में मैंने कहा ना कि दो राष्ट्र की मांग होने लगती है। तो वो सब तो बहुत 47 तक की, 1947 तक की बात है ना। तो हिंदी उर्दू के इस संघर्ष काल में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षपाती बनकर सामने आते हैं, और शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी थे ये, और काशी से बनारस अखबार भी निकालते थे। तो हिंदी भाषा में उर्दू का पुट था, हिंदी विभाग में मुसलमानों का दल अधिक शक्तिशाली था, अतः उन्होंने मध्यवर्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए अब चलती हुई भाषा का समर्थन किया। तो ये पूरा अलग ही मसला बनता है बाद में फिर। आलसियों का कीड़ा कीड़ा राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल,
हस्तामलक आदि पुस्तकें उनकी है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तकें हैं। वस्तुतः राजा सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप ऐसा था कि वे हिंदी उर्दू की समस्या को हल कराने का प्रयास करते जान पड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदी की रक्षा का उपक्रम किया और बाकी सारी चीजों को करते हुए कह सकते हैं कि एक बहुसंख्यक समुदाय की भाषा को चुनने का प्रयास किया। मैंने कहा ना कि भाषाओं में अगर आप कंपेयर करेंगे तो भी ठीक नहीं है, सब भाषाओं का सम्मान होना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी समझने की आवश्यकता है। राजा साहब ने अपनी आरंभिक पुस्तकों राजा भोज का सपना आदि में सरल हिंदी का प्रयोग किया है। इसमें वो उर्दू पर नहीं है जो बाद की पुस्तकों इतिहास त्रिविनाशक में दिखाई पड़ता है। मानव धर्मसार में तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का उपयोग करते हैं। संभवतः शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बाद अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर उन्होंने अपनी भाषा नीति बदली और अपनी बाद की पुस्तकों में उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग करने लगे। तो ये ठीक है, भाषा इस प्रकार का चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भाषा को उत्तरोत्तर विकसित करने की आवश्यकता है और भाषा किस प्रकार से राष्ट्रवाद के साथ जुड़ती है और हिंदी या भारतीय भाषाएं बाद में जाकर के जब राष्ट्रीय चेतना के साथ उनका जुड़ाव होता है तो एक अलग ही उसका महत्व हमारे सामने आता है। दूसरा है राजा लक्ष्मण सिंह जी। अब इनका क्या योगदान है? राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1861 में आगरा में प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। 1862 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद सरल भाषा में हिंदी में किया और अपनी भाषा नीति के बारे में क्या कहते हैं राजा लक्ष्मण सिंह कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक की भाषा देकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ड बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस नाटक का परिचयात्मक विवरण देते हुए बहुत सुंदर लेख लिखा था। पिंकार्ड साहब हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और भारत के का जाने वाले थे। तो राजा लक्ष्मण सिंह फिर बाद में भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र आदि हिंदी के प्रमुख लेखक बनकर सामने आते हैं तथा इंग्लैंड के अखबारों में हिंदी लेखकों को ग्रंथों का परिचय बराबर देते रहे। आचार्य शुक्ल का विचार है कि उस समय के हिंदी लेखकों के घर फिनकार्ड साहब के 2-4 पत्र अवश्य मिलेंगे। मतलब उनका इतना अधिक प्रभाव था, उनको हिंदी उर्दू आती थी और भारतीय समाज को ज्यादा गहरे से समझते भी थे। भले इंग्लैंड में रहे लेकिन नौकरी इधर ही करते थे, सब कुछ था यहीं पर। तो बाद में नौकरी से जब रिटायर्ड हो तो चले गए वापस, लेकिन उनका संपर्क भारत के तमाम लेखकों के साथ था, हिंदी के लेखकों के साथ। इसलिए शुक्ल जी इस बात को कह रहे हैं। फिर हिंदी के रक्षकों में कौन है? बाबू श्री प्रसाद सितारे हिंदी के साथ साथ पंजाब के बाबू नवीन चंद्र राय भी थे। अब नवीन चंद्र क्या कहते हैं कि उर्दू में प्रचलित होने से देशवासियों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वो भाषा खास मुसलमानों की है। इसमें मुसलमानों ने व्यर्थ में बहुत से अरबी फारसी शब्द भर दिए हैं। उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं उर्दू की शायरी गजल बहुत पसंद फेमस है। मौसीकी की भाषा, प्रेम की भाषा, बहुत मधुर भाषा है। इसलिए कह रहे हैं कि उसमें गद्य को लिखना कठिन है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हिंदी के पक्के दुश्मन गारसा दत्तासी फ्रांस में बैठे बैठे बहुत चिड़े और उन्होंने नवीन बाबू को हिंदू कहते हुए हिंदी का विरोध एवं उर्दू का समर्थन किया। गारसा दत्तासी जिन्होंने हिंदी का पहला इतिहास लिखा था, पता ही आपको, तो विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीजें शुरू होती है और हिंदी गद्य के निर्माण में सारे लोगों का योगदान होता है। तो हिंदी गद्य के निर्माण की इस प्रक्रिया को हमें समझने की आवश्यकता है और मैंने कहा ना, उसके पीछे की प्रकृति को समझते हुए हम बाकी चीजों को भी आसानी से समझ सकते हैं। पीछे जो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ भारतीय समाज में, मैंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कह सकते हैं कि बराबर अब आ रहे थे, क्योंकि उनका शासन खत्म हो रहा था, मुगल काल का पूरा पतन हो चुका था सब कुछ, और अंग्रेज तीसरी कौम आकर के इस देश को चला रही थी। तो जब उनका शासन आया तो कह सकते हैं कि दोनों के अंडर जब दोनों आ जाते हैं तो दोनों में फिर एक तरह का कंपटीशन शुरू होता है। अब दोनों के अस्तित्व की बात आने लगती है, तो ये सारा चीज शुरू होता है। अब 1857 की राज्य क्रांति एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अब इसी में क्या होता है, 1857 की राज्य क्रांति होती है, आपको पता ही है। बहादुर शाह जफर उसमें दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे और उनको बाद में अंग्रेजों ने बंदी बना करके बर्मा भेज दिया था। और भारतीय तमाम राज्यों ने इस क्रांति का समर्थन भी किया था और कई लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया, और समर्थन नहीं किया इसलिए वो क्रांति फेल हो जाती है उस जमाने में, ये भी आपको पता ही है। लेकिन उस क्रांति से बहुत सारे पुनर्जागरण या नवजागरण की खास तरह की परंपरा भी शुरू होती है।
अंग्रेजों को भी बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उन्होंने भी उस समय बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया, बहुत सारे लोगों को मारा उन्होंने, क्योंकि संपूर्ण सत्ता समझे कि लगभग उनके साथ थी। और जिन जिन राजे रजवाड़ों ने उनका साथ दिया, उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए, बहुत सारी जागीरें दी, बहुत कुछ दिया। और जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया, उनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो इस डिपार्चर के साथ बहुत सारी चीजें कैसे शुरू होती है। 1849 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश पर अंग्रेजों का शासन हो गया। 1856 ईस्वी में अवध भी अंग्रेजी राज्य में, अवध जो अवध साम्राज्य जानते हैं बिहार में, अंग्रेज मदो अब बिल्कुल सब कुछ सब तरफ हो गए थे। और देशी राजाओं को एकजुट करके 1857 ईस्वी में जो व्यापक विद्रोह हुआ था, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया था। हमारे राजस्थान और तमाम जो रजवाड़े थे, उन्होंने तो उनकी गुलामी ऐसे ही स्वीकार कर ली थी। आज भले ही वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उन राजाओं के ऐशगाह और उनके रंगमहलों में क्या क्या होता था, उसकी वास्तविकता का पता चलेगा। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। उनका एक उपन्यास है गोली, उसको पढ़िए आप, तो पता चलेगा कि इन सामंतों की स्थितियां क्या थी और ये लोग डाक रंग महलों में असल में क्या कर रहे थे, और देश के लिए और जनता के लिए कितनी चिंता करते थे। क्या सच में ये सब था, या कुछ था या नहीं था, ऐसे दिखावे की बातें थी। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था पूरे देश पर। और देशी राज्यों का विलय और अवध प्रदेश का अंग्रेजी राज्य में समाहर लॉर्ड डलहौजी की नीति की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिनसे जनता की भावना को कठोर प्रहार हुआ था। जनता सिपाहियों एवं रजवाड़ों में जो असंतोष व्याप्त था, 1857 की राज्य क्रांति के रूप में सामने आता है। इस राज्य क्रांति का पूरे देश में व्यापक प्रभाव था। इसने देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी स्थिति को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी थी, आपको पता ही है, क्योंकि पहले तक कंपनी शासन चला रही थी, उसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया था और भारत को पूरी तरह से अंग्रेज शासन का उपनिवेश बना दिया गया था। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक सारी चीजों को बदलने का काम किया था, और उन्होंने यहाँ शिक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम रेलवे बिछाना सारा काम शुरू किया था, क्योंकि व्यापार करना था, पैसा भी कमाना था उनको ना। और पैसा कमाने के लिए आए थे, जाहिर सी बात है, ईसाई धर्म का प्रचार भी करना था। और भारतीय समाज परंपराओं की बहुत सारी चीजों को उन्हें खारिज भी करना था। तो वे भारतीय धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों का मजाक उड़ाकर हमें नीचा प्रयास भी कर रहे थे। आर्थिक लालच देकर भोले भाले भारतीयों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए, जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारा ईसाई धर्म का प्रचार हुआ बंगाल में और तमाम जगह जहाँ उनका शासन था। वहां पर जो जितने भी आज ईसाई हम देखते हैं, वो सब इंडियन ही है। और इसमें सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे होता है, फिर राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने ये निकाले कि बंगाल से ही फिर राष्ट्रीय जागरण या सांस्कृतिक जागरण या पुनर्जागरण या रेनेसा जिसको बोलते हैं, वो सब शुरू होता है। और वो सारा का सारा समाज में परिवर्तन का काम करता है। और बाद में बहुत सारे मिशन की स्थापना होती है और सारे मिशन मिलकर के कहीं के इस नए विचार को स्थापित करने का काम करते हैं। और भारतेंदु जो 1850 में उनका जन्म होता है और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो इस दूरदशा को बड़े ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सदे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, यह अति भारी। देखिए अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत अच्छा है, उनको राष्ट्रवाद भी है और एक तरफ राष्ट्रीय चेतना की बात भी करते हैं, और एक तरफ अंग्रेजों की प्रशंसा भी कर रहे हो, शायद अपने बचाव के लिए, वो समय की मांग रही होगी उनके सामने। तो कहते हैं कि अंग्रेज जो साम्राज्य है उसका शासन बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे दुख की बात क्या है कि हमारा जो धन है ये लोग लेकर के यहाँ से जहाजों में भर भर के इंग्लैंड लेके जा रहे हैं और हमारे देश को गरीब कर रहे हैं। अंग्रेजों ने यही किया, हमारे पूरे व्यापार को खत्म किया, हमारी सारी इंडस्ट्री को नष्ट किया उन लोगों ने। उस समय भारी भारी टैक्स लगा दिया, चाहे अकाल पड़ रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है तो भी आपको टैक्स देना ही है। और ऐसा कर करके यहाँ की इकोनॉमी को पूरी तरह से डंप करके यहाँ से जितना पैसा बना सकते थे, जितना धन ले सकते थे, खूब धन ले गए यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन इस सब के दौरान किस प्रकार से भारत में एक सांस्कृतिक जागरण भी होने लगता है, क्योंकि अंग्रेजी संस्कृति के साथ मिलने के कारण भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ती है, तो उसका प्रभाव भी नजर आता है।
फिर अंग्रेजी पद्धति के स्कूल कॉलेजों की स्थापना भी इन्होंने की। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी प्लस लोगों के कारण भारत में उच्च शिक्षा, मैंने कहा ना कि बोलने का प्रभाव भी फैलने लगता है। और इस सारे से कलकत्ता विदेशी व्यापार के गतिविधियों का केंद्र बनता है, क्योंकि मैंने कहा ना कैपिटल उसमें वही था। तो उससे बहुत सारी चीजें होने लगती है। और कहीं ना कि अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय शिक्षा दोनों मिलकर के एक नए तरह का ज्ञान का आवागमन वहां से होने लगता है यूरोप से, और उसका प्रभाव जाहिर सी बात है शिक्षा नीति पर पड़ता है और एक नया मध्य वर्ग तैयार होता है, जिसकी हम बात करते हैं ना बार बार कि आज के दलितों में एक मध्य वर्ग चाहिए, स्त्रियों में एक मध्य वर्ग चाहिए, आदिवासियों का एक मध्य वर्ग चाहिए, जो कि समाज की समस्याओं को लोगों के सामने रख सके, वास्तविकता से दुनिया को परिचित करवा सके। तो ये मध्य वर्ग भी हमारे सामने आता है। और हिंदी का उद्भव और विकास की इस प्रक्रिया में ये जो सांस्कृतिक जागरण होता है पूरा पूरा, क्योंकि कल्चरल रिफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर समाज में वो परिवर्तन नहीं होगा और समाज उस दिशा को नहीं समझेगा, तो समाज में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए शिक्षा की कितनी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आदमी, जो अम्बेडकर साहब कहते हैं ना, शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है। वो हमारे दिलो दिमाग को खोल देती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, हमें समझने की एक दृष्टि देती है। हम अपने विचार से सोचने समझने लगते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो उस लिहाज से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन ने 1867 में की थी। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1867 में की थी। फिर थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम ब्लस्वस्ती 1875 में न्यूयॉर्क में की थी, लेकिन उसका प्रभाव हिंदुस्तान में था। कहा ना वो सब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो लोग कर रहे थे। 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में खोली गई इसकी थियोसोफिकल सोसाइटी की एक शाखा खोली गई यहाँ पर। इस संस्था की इंग्लैंड शाखा में कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1893 में भारत आई और सोसाइटी के विकास में काम में जुट गई, और अपने असाधारण गतिशील व्यक्तित्व के कारण वो लोगों में बहुत जल्दी लोकप्रिय हो जाती है। और उन्होंने सेंट्रल का हिंदू कॉलेज इसी प्रकार की संस्था की स्थापना भी करती है वो। तो कहने का मतलब शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। मैंने कहा ना कि ईसाइयत और हिंदू धर्म का ये जो आपस में संवाद होता है, उससे भारत में एक जो नई पीढ़ी तैयार होती है, उस बात को समझने लगती है कि यूरोप का समाज कैसा है और वहाँ की स्थिति क्या है, अंग्रेज वहाँ लंदन में क्या करते हैं, क्या साम्राज्य। तो वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जब भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग है इस चीज को समझता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि ये सब क्या है, भारत के गुलाम क्यों है। और वहीं से राष्ट्रीय चेतना की भावना या परिवर्तन की भावना पैदा होती है, और वो धीरे धीरे एक मूवमेंट में बदलने लगती है और सारी चीजें शुरू होती है। और 1947 में कह सकते हैं कि भारत फिर आजाद होता है। तो एक लंबा संघर्ष चलता है, इसलिए आजादी के संघर्ष को इतनी आसानी से हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज जो चीज हमें ऐसे ही मिल गई है, इसलिए हम उसका महत्व नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिनकी जिंदगियां पूरी तबाह हो गई उसके अंदर, उनके दर्द और उनकी पीड़ा को समझी और उनकी राष्ट्रीय भावना को समझी, जिन्होंने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ उस संघर्ष को पूरा किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नगर वो भी हिंदू धर्म की उत्थान की बात करते हैं और उसके अंदर की जो जड़ताएं हैं, उसके अंदर की जो बुराइयां, उनको दूर करने की बात करते हैं। हिंदी भाषा का भी प्रचार किया उन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, आपको पता है ना, वो सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की थी। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। और कह सकते हैं कि इसी के माध्यम से उन्होंने कामकाजी हिंदी का भी मतलब आरंभ किया। इस तरह से केशव चंद्र सेन ने सुझाव दिया। आर्य समाज का विशेष प्रभाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब में रहा। आर्य समाज अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी की इन्होंने। मैंने कहा ना कि किस प्रकार संस्थान किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, उनका भी बड़ा योगदान होता है। संक्षेप में कहें तो फिर बाद में हरिश्चंद्र आ जाते हैं। 1850 उनका जन्म होता है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र उनका पूरा नाम है। जो पूर्व हिंदी गद्य की दो शैलियां विद्यमान थी, एक तो उर्दू फारसी और फिर यहाँ की खिचड़ी भाषा, उसको निकाल करके भारतेंदु ने किस प्रकार से एक व्यवस्थित भाषा के रूप में हिंदी खड़ी बोली को स्थापित करने का काम किया। और उसमें काम जब शुरू होता है तो बाकी सारी चीजें किस प्रकार से धीरे धीरे शुरू होने लगती है। तो भारतेंदु युग जिसको कहते हैं हम, पुनर्जागरण का समय 1857 से 1900 तक का समय। फिर जागरण काल 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 38, फिर बाद में
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सारी चीजें आ जाती है। तो सारी चीजें शुरू होती है। भारतेंदु का जन्म मैंने कहा 1850 में हुआ था और 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत कम उम्र ही उनको मिलती है, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, सच में बहुत महत्वपूर्ण है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती नाम की जो पत्रिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका हिंदी भाषा के निर्माण में, हिंदी खड़ी बोली के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, उसके संपादक बनते हैं। और सरस्वती का जो वास्तविक प्रकाशन शुरू होता है 1900 में, और 1850 से यदि भारतीय युग, और इस समय को क्या कहते हैं, भारतीय युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस काल में जो तमाम लेखक थे, उन्होंने हिंदी खड़ी बोली, हिंदी भाषा के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान क्या है? भारतेंदु का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। अब ये नवीन मार्ग कौन सा है? कि उन्होंने, उससे कहते हैं ना कि हिंदी नई भाषा, नई चाल में ढली, वो नई चेतना के स्तर पर, यानी कि आधुनिक जो भावबोध है उसको किस प्रकार से कोई भाषा अंगीकार करती है। एक तो भरत भाषा का जो बोध था, जो कि मध्यकालीन चेतना थी, बोध था, उससे निकल करके आधुनिक विचार को कोई भाषा अगर स्पष्ट करती है, तो समझिए कि वो भाषा का भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये हिंदी खड़ी बोली ने आधुनिक चेतना, इसमें आम आदमी के संघर्ष को, आम आदमी की पीड़ा को, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करना, उन सारी चीजों को लिटरेचर में, साहित्य में, चिंतन में स्थापित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो भारतीय तो ये काम करते हैं। क्या लिखते हैं भारतेंदु? भारतेंदु के योगदान पर बंगाल में लिखे नाटकों में, उपन्यासों का सूत्रपात किया उन्होंने। आचार्य शुक्ल उनके बारे में क्या कहते हैं? हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था, उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। कहा ना कि जो जीवन और साहित्य के बीच जो दूरी थी, उस दूरी को पाटने का काम कौन करते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीतिकाल की जो चेतना है, वो पूरी तरह से क्या है? जीवन से कटी हुई साहित्य है। उसकी विशेषताएं हो सकती है, वो महत्वपूर्ण साहित्य हो सकता है वो, लेकिन जिस आम आदमी की हम बात बार बार आधुनिक साहित्य में करते हैं, आज हमारा जो वोट है वो किस प्रकार से सब कुछ डिसाइड कर रहा है, जिसकी कल्पना आप 1947 से पहले नहीं कर सकते थे आप। इसलिए उस समय को याद कीजिए आज। हम भले ही कह सकते हैं कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया है उसका अगर हम 10% भी कर देंगे ना, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें किस तरह से याद करेगी, आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और हमारा देश, हमारा समाज उन्नति के उत्तरोत्तर रास्ते पर बढ़ता ही रहेगा, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। तो भारतेंदु ने क्या किया कि जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद था, जो दूरी थी, उसको पाटने का काम किया उन्होंने। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को महत्वपूर्ण लेखक के रूप में, चिंतक के रूप में, साहित्यकार के रूप में, नाटककार के रूप में याद करते हैं। भारतेंदु ने नाटकों के माध्यम से आधुनिकता का आगाज किया और समाज में चेतना पैदा करने का काम किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और शुक्ल जी भी अपने इतिहास में लिखते हैं कि आधुनिकता का आगमन नाटक जैसी विधा से होता है। जो विधा इतिहास में पूरी तरह से क्या गायब है, कह सकते हैं कि पीछे उसका कोई नामो निशान नहीं है। अब देखिए भारतेंदु मंडल के जो तमाम रचनाकार है, उसमें मैंने कहा ना कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है भारतेंदु जी की। उनके साथ जो काम करने वाले थे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज ठाकुर, जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। भारतेंदु की शैली किस तरह की है? एक तो भावावेश वाली शैली है, और तथ्यों की बात करते हैं बार बार, और बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात करते हैं, बोलचाल की भाषा में। इसलिए प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे और बड़ी स्वच्छंद भाषा में वो भी लिखते हैं। चौधरी जी भी गद्य में अपनी बात कहते हैं सरल तरीके से। वही बालकृष्ण भट्ट की भी साथ वही खरी खरी बात कहने वाले हैं, और जगमोहन की भी कुछ ऐसी स्थिति है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण लेखक है, जो कि भारतेंदु मंडल के लेखक के रूप में भी जानते हैं इनको, और उनके सहायक लेखक के रूप में या साथी लेखक के रूप में भी जानते हैं। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी अनुवाद किया था। मैंने कहा अनुवाद भी बहुत सारी चीजों का किया उन्होंने, और अनुवाद की भी देखिए बड़ी भूमिका रही है किसी भाषा के निर्माण में। इसलिए अनुवाद काम कोई दोयम दर्जे का काम नहीं है। लोग कहते हैं कि अनुवाद में क्या होता है, कुछ नहीं, अनुवादक कुछ नहीं करता है, लेकिन अनुवादक को ज्यादा काम करना पड़ता है। अनुवादक को ज्यादा बुद्धिमान होने की आवश्यकता होती है अनुवाद करने के लिए। यस। और खुद अपने नाटकों में देखिए अभिनय भी करते थे, वो भी देखिए।
शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय भी किया था। और उनका अभिनय देखने के लिए कौन आया था? काशी नरेश महाराज, ईश्वरी नारायण सिंह आए थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय के लिए अपनी मूछ भी मुड़वा ली थी। इस काल में अनेक निबंधकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा और अपनी बात को प्रस्तुत करने का काम किया। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर भी झुकाव बढ़ा। मैंने कहा ना कि बंगाल में उपन्यास लिखे जा रहे थे। उपन्यास कहाँ से आ रही थी विधा? पश्चिम से आ रही थी, अंग्रेजों से आ रही थी। तो बांग्ला में आता है क्योंकि बंगाल के लोग अंग्रेजी जानते थे, तो वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ा उन्होंने, तो जाहिर सी बात उनका ज्ञान वहां से आता है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की विधा वहां लिखी जा रही है, तो हम बांग्ला में क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो बांग्ला से फिर वो हिंदी में भी आता है, बाकी भाषाओं में भी फिर धीरे धीरे जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का, जिसका नाम है परीक्षा गुरु, आपको पता ही है, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है इसको। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। तो उपन्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है आधुनिक गद्य की, आपको पढ़ना चाहिए। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन उपन्यासों को पढ़ने की आवश्यकता है। उपन्यास जितने पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के पढ़िए, अंग्रेजी बात है तो अंग्रेजी पढ़िए, भारतीय भाषाओं के पढ़िए, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ भाषा को पढ़िए, तमिल भाषा के पढ़िए, बहुत सारे हिंदी में अनुवाद हो चुके, अपनी भाषा में भी आ चुके। तो इस प्रकार की चीजें जब पढ़ेंगे तो आपके नॉलेज का विस्तार होगा और आप बहुत कुछ सीखते समझते हुए चले जाएंगे आगे आगे। सिलेबस भी पढ़ना है, नेट का पाठ्यक्रम भी पढ़ना है, परीक्षा भी पास करनी है, लेकिन कहते हैं कि अपने आप को एक समृद्ध परिवेश में ले जाने के लिए, समृद्ध वातावरण में जाने के लिए बाकी चीजों का अध्ययन अध्यापन भी बहुत जरूरी है। और नेट की परीक्षा पास करने के लिए या कोई भी परीक्षा पास करने के लिए हमारे काम में निरंतरता बहुत जरूरी है। मन में भय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भय से मुक्त होकर के, निर्भय होकर के। कहा ना कि ज्ञान का मतलब ये जो आपको भय मुक्त करे वो ज्ञान है। जो हमें डराए, कमजोर करे, हमें दूसरों पर डिपेंड बना दे, फिर वो ज्ञान हमारे किस काम का? तो उन चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम इसको समझेंगे इस तरह से, तो कहीं न कहीं उपन्यास विधा का भी इम्पोर्टेंस है और बाकी सारी विधाओं का इम्पोर्टेंस है। इसलिए अपने ज्ञान का विस्तार करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ तोते की तरह रटने से ही काम नहीं चलेगा। दिमाग के दरवाजे भी हमें खोलने की आवश्यकता है। तो ये सारे लोग थे। फिर अनुवाद में मैंने कहा ना, अनुवाद का काम भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ इस काल में। फिर इस समय जो महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं थी, इनका देखिए, एक संपादक होता है और पत्र पत्रिकाएं जो होती है उनका कितना योगदान होता है। वो किस प्रकार से बहुत सारे लेखकों को निर्मित करने का काम करती है, लोगों को सीखने का काम करती है, और उसके माध्यम से आप एक नई दुनिया में कैसे प्रवेश करते हो और वो कितना बड़ा योगदान देते हैं। इसमें कौन कौन सी पत्रिका है? सदादर्श लाला श्रीनिवास दास निकालते थे दिल्ली से। हिंदी दीप्ति प्रकाश कीर्ति कार्तिक प्रसाद खत्री कोलकाता से निकालते थे। काशी पत्रिका बालेश्वर प्रसाद काशी, बंधु भारत बंधु तोताराम अलीगढ़, भारत मित्र रुद्रदत्त कोलकाता, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट प्रयाग प्रयाग से निकालते थे। आर्य दर्पण बख्तावर सिंह, सार सुधानिधि दयाल सदानंद मिश्र कोलकाता, भारत सुदशा प्रवर्तन गणेश प्रसाद फर्रुखाबाद, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी मिर्जापुर, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, सदाचार मार्तंड लाल चंद्र शास्त्री जयपुर, भारत जीवन बालकृष्ण वर्मा काशी, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी वृंदावन। और देखिए, इसमें कुछ पत्रिकाएं चलती हैं, कुछ पत्रिकाएं बाद में समय के साथ बंद हो जाती है क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए होता है और पैसा भी चाहिए होता है और सारी चीज़ें चाहिए होती है और एक अच्छा दिमाग भी चाहिए होता है, नहीं तो आप कचरा कुछ भी छापते रहते हैं। तो प्रतिभा की पहचान करना संपादक का काम होता है। प्रेमचंद खुद अच्छे संपादक थे, अज्ञेय संपादक थे। मैंने कहा ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका ने संपादन करते हुए न जाने कितने लेखकों को तैयार किया। भारतेंदु खुद संपादक थे, लेखक भी थे और संपादक भी थे। तो संपादक का मतलब कहते हैं कि एक बड़ा लेवल होता है उसका। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, आपको स्थापित भी करता है।
आपका परिमार्जन भी करता है, दुनिया से जोड़ता भी है, आपकी कमियां भी बताता है। कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटू लाल मिश्र के संपादक में, लाहौर से मित्र विलास भारत पत्र पंडित गोपीनाथ के संपादक में निकला था। लाहौर आपको पता ही है, उसमें भारत में था, अब तो पाकिस्तान में चला गया है। फिर देखिए भारतेंदु जी की बात कर लेते हैं। भारतेंदु ने क्या किया था, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु ने 1868 में निकाली थी। ठीक है, 1868 यानी कि 50 में जन्म हुआ था, मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने प्रकाशन शुरू कर दिया था। इसके 5 वर्ष के बाद 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। इसके 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसका नाम क्या कर दिया, हरिश्चंद्र मैगजीन को उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम कर दिया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। और शुक्ल जी कहते हैं कि जो हिंदी जिस गद्य की हम बात करते हैं वो व्यवस्थित गद्य इसी पत्रिका में, हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही हमें देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से भी देखिए भारतेंदु का महत्व इसीलिए है, और इसीलिए उनको बार बार हम याद भी करते हैं और उनके साहित्य को पढ़ते हैं और उनके दृष्टिकोण का हम फॉलो अप करते हैं। उसका कारण भी यही है। ठीक, तो ये शुक्ल जी खुद कह रहे हैं कि हिंदी गद्य का जो वास्तविक जिस गद्य की हम बात करते हैं, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप कह रहे हो नहीं मिलता है। इस पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं लिखते थे तथा बहुत सारे लेखकों से उनकी रचनाएं मंगवाते थे, और उसमें मिशनरी भावना के साथ बड़े बड़े मन से लोग काम करते थे। बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद भी होता था, और परंपरा 20-25 वर्षों से चली आ रही थी। इस काल में थम गई, किस प्रकार से उसका काम लेकिन अनुवाद का बहुत सारा भारतीय भाषाओं का साहित्य भी उसमें छाप रहे थे, तो अनुवाद की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। 1874 में भारतेंदु ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका का भी काम शुरू करते हैं उन्होंने। इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर 3 पत्रिकाएं निकाली थी उन्होंने, है ना। तो बाला बोधिनी जो है ना, बाल बोधिनी की मतलब किसके लिए, स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए उसी समय से सोच रहे थे स्त्रियों को आगे बढ़ना कितनी जरूरी है। जब तक स्त्रियां आगे नहीं बढ़ेगी, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। स्त्रियों को उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी, वो अपने हिसाब से सोचना समझना शुरू नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक भारतीय समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भारतेंदु स्त्रियों के विकास या उनकी उन्नति के साथ साथ ही समाज की उन्नति की कल्पना करते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर भारतेंदु के बारे में मैंने बताया था 1850 में उनका जन्म होता है और 35 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है ना। और उनके नाटक कौन कौन से, मौलिक नाटक कौन कौन से बताता हूँ मैं आपको। वेदी की हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली नाटिका, भारत दूरदशा, विशेष विष्णुषदम, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप अधूरा। फिर उन्होंने अनुवाद जो नाटक किया है वो है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली। काव्य कृतियां उन्होंने कविताएं भी लिखी, काव्य भी लिखा उन्होंने। प्रेमा सुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, रामलीला। उपन्यास भी लिखा उन्होंने, देखिए हमीर हठ, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र, निबंध, सब जाते गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता, इतिहास ग्रंथ, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र जी अच्छे, वो भी कवि थे, और गिरधार दास नाम से कविता लिखते थे। तो भारतेंदु कहते हैं कि सब कुछ परिवार से सब कुछ मिलता है, इस लिहाज से भी उनकी रचनात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु की कविताओं को बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उनका जो नाटक था उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। और नाटक में किस तरह से गद्य और आधुनिक चेतना के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, तो उन सारी चीजों का प्रभाव बाद की पीढ़ी में पड़ता है। और कहते हैं कि जो नवजागरण जो समाज में हो रहा था, जो नए विचार जो समाज में आ रहे थे, उन विचारों को जो शुक्ल जी कह रहे थे ना कि मतलब जो वास्तविक गद्य की बात करते हैं और जो नवीन जो रास्ते की बात करते हैं, वो नवीन चेतना, वही आधुनिक चेतना, वही आम आदमी का प्रभाव, आम आदमी की महत्ता को स्वीकार करना। तो इसलिए भारतेंदु जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके नाटक आज भी खेले जाते हैं।
चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, या देश विदेश में तमाम जगह खेले जाते हैं, तो उसका कारण यही है कि उसमें वो भावबोध है, आज भी वो समाज को प्रेरणा दे सकते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं। स्त्रियों, दलितों, तमाम समाज के पिछड़े लोगों की आवाज़ उनके अंदर कहीं न कहीं दर्ज है। तो एक लेखक जो अपनी सीमा रेखाओं से परे जाकर के समाज की दूरगामी विकास की कल्पना करता है, उस लिहाज से भारतेंदु जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और भारतेंदु जी के नाटक आप पढ़ेंगे, भारत दुर्दशाई बड़ी अंधेर नगरी पढ़ लीजिए आप, बहुत ही छोटा नाटक है, लेकिन किस प्रकार से उसमें बता रहे हैं कि सब तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ टके भाव सब कुछ मिल रहा है, किसी चीज़ में कोई डिफरेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही सामान्य भाषा में, लोग की भाषा में एक महत्वपूर्ण विषय पर जब कोई लेखक बात कर रहा होता है, तो उसकी महत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहे, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस पूरे आलेख को समझने और पढ़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मिलेगा, और आप निश्चित रूप से अपने आप को समृद्ध करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको इस विषय के साथ जोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ाएं, और हिंदी नेट की परीक्षा पास करने के साथ साथ बाकी तमाम परीक्षाओं को पास करने के भी सूत्र समझाएंगे, और कितनी इत्मीनान से, कितने धैर्य से और कितने खुद के भरोसे पर आप निरंतर काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में अगर हम ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए बढ़ते रहिए, चलते रहिए, और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। जिंदगी में हार नहीं मानना है, हमेशा अपना हौसला बरकरार रखना है और आगे बढ़ते जाना है।